स्थिति बढ़ने लगती है और बच्चा सिर्फ एग्जाम को ही अपनी जीत और हार का पैमाना समझ लेता है कि ये एग्जाम ही मेरी जीत और हार का पैमाना है। बहुत सारे दबाव बच्चा झेलता है। हम देखते हैं कई बार अभिभावकों की अपेक्षाएं होती हैं, कई बार सामाजिक दबाव अप्रत्यक्ष रूप से वो भी बच्चा महसूस करता है। दूसरा, अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर वो भी स्टूडेंट्स फेस करते हैं और सबसे बड़ा जो डर है वो ये कि कम मार्क्स आएंगे या फिर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। तो बहुत सारे कारण स्टूडेंट्स फील करते हैं और एग्जाम उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाती है और वो कई बार अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी स्थिति हो जाती है और कई बार तो बहुत गंभीर स्थितियां भी हो जाती हैं। परीक्षा तनाव का कारण न बनकर परीक्षा एक उत्सव बने, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, इसके लिए किस तरह से पेरेंट्स अपना रोल निभाएं, किस तरह से टीचर्स स्टूडेंट्स पर अपना ध्यान दें और स्टूडेंट्स किस तरह से अपने आप को मैनेज करें ताकि परीक्षा उनके लिए उत्सव बन सके। आज हम कार्यक्रम में इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे और इस विषय पर बहुत सारी जानकारियां देने के लिए हमारे बीच राजस्थान के बहुत ही प्रतिष्ठित 2 टीचर्स मौजूद हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। आपको मिलवाते हैं। हमारे बीच हैं सुधीर तोमर जी, आप फिजिक्स के टीचर हैं और साइंस के एचओडी भी हैं, आप अजमेर में कार्यरत हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सुधीर तोमर जी को 2011 में नेशनल टीचर अवार्ड से भी नवाजा गया है। सुधीर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक आभार। और इनके साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं मुकेश कुमारी जी, आप प्रधानाचार्य हैं। बहुत स्वागत है। और मुकेश जी को भी राज्य स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर और डिविजनल लेवल पर कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो मेरा आपसे सबसे पहले यही जानना है कि एग्जाम का जो फोबिया है उसको कैसे ओवरकम करें। ये डर क्यों बन जाता है कि एग्जाम का तनाव और एग्जाम का डर और इतना बड़ा हवा कैसे बन जाता है? ये डर इसलिए बन जाता है क्योंकि माता पिता ने इसे बना दिया है। जब माता पिता अपने बच्चे को चॉकलेट देना, गिफ्ट के रूप में, प्राइज के रूप में कुछ दिया जाता है, और जब हमारी एसडीएमसी की मीटिंग्स होती है तब भी हम उस बच्चे के बारे में उस चीज को बताते हैं। अभी हमारे जैसे शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा विद्यालयों में वृक्षारोपण एक महोत्सव चालू किया था और वो निरंतर सतत प्रक्रिया में है, अभी भी है। तो वो भी एक तरह से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में ही है, क्योंकि बच्चे जितने पेड़ लगाएंगे, हर बच्चे को टारगेट दिया गया कि आप भी लगाएं, विद्यालय में भी लगाएं, विद्यालय के बाहर भी लगाएं और घर के जितने मेंबर हैं उनसे भी लगवाएं। और केवल लगाएं नहीं, उसको फिर पालें पोषें जैसे बच्चे को पालते हैं। और उसको क्या किया है कि हमारे जो सेशनल मार्क्स जाते हैं बच्चे के बोर्ड में, उसमें 2 नंबर उस वृक्षारोपण के भी दे दिए। तो बच्चा इतने एंजॉय से उस काम को करता है कि वो बिल्कुल इतना कि हम पानी दें मैम, हम इसमें गड्ढा खोद दें जरा सा, हम इसको थोड़ी बाउंड्री कर दें क्या। तो एक बहुत अच्छा सा माहौल है कि बच्चे को हम आगे इन एक्टिविटीज के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अहम बात आपने कही। इससे एक तो प्रकृति के प्रति व्यक्तिगत जुड़ाव बच्चा महसूस करता है और अक्सर जो कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि जो सोशलाइजेशन है हमारा, वो भी इससे मजबूत होता है। और जिस सोशल कैपिटल की हम बात करते हैं कि उसी से हम अपना व्यक्तित्व का विकास करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी से वो ग्रूमिंग होती है। सुधीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, एग्जाम टाइम अभी आने वाला है, बच्चे बोर्ड की तैयारी में बिजी हैं, एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि बच्चा पूरे सिलेबस को लेकर डरे नहीं, अपना टाइम मैनेज ठीक से कर सके? क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं? देखिए, सीबीएसई के एग्जाम इस समय चल रहे हैं और राजस्थान बोर्ड के एग्जाम बस शुरू होने ही वाले हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें कि सीबीएसई के उन बच्चों के लिए बात करते हैं जिनके एग्जाम के बीच में अभी गैप है, और राजस्थान बोर्ड के बच्चों के पास अभी 5-6 दिन बाकी हैं एग्जाम शुरू होने में। कुछ ना करें, सिर्फ आज के लिए अपने आप को तैयार करें। और आज के लिए कैसे? एक कॉपी लें, एक सैंपल पेपर लें, सुबह 8 से 11 बजे तक के लिए बैठ जाए, एक रैंडम सैंपल पेपर चूज कर लें, पूरे प्रश्नों का 3 घंटे तक उत्तर लिखें।
इसमें 3 तरह की गतिविधि होंगी, 3 तरह की घटनाएं घटेंगी। पहली ऐसी जिसमें से आपको काफी सवालों के उत्तर आते होंगे जी। उन्हें छोड़ दें। कुछ ऐसी जिनके उत्तर आप सोच रहे होंगे ये है लेकिन निकलेगा दूसरा, तो उनको स्टार लगा दें। और तीसरे वो सवाल होंगे जिनके उत्तर आपको आए ही नहीं, उसे डबल स्टार लगा दें। अब 11 बजे, अगर 8 बजे से 11 बजे तक आपने परीक्षा दी है, तो 11 बजे बाद आप एक ब्रेक लीजिए। 11:30 के बाद आप 12 से 11:30 से 12:30 1 बजे तक के उस पेपर का एनालिसिस करिए, और सिर्फ स्टार्ड और डबल स्टार्ड क्वेश्चंस का। जी। पहले स्टार्ड क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल मिसफ्रेमिंग है। क्योंकि आप सोच रहे थे आंसर ए है लेकिन आंसर बी था, इसका मतलब आपके मस्तिष्क में कहीं दर्ज हो गया कोई जो कॉन्सेप्ट है वो है नहीं, वो उसको समझना होगा। आज उस कॉन्सेप्ट को करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपने पूरा चैप्टर तैयार कर लिया, पूरा कोर्स पढ़ लिया, एग्जाम सिर पे है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो आपको आया ही नहीं, तो आपको इसका मतलब उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को वापस से उस चैप्टर में जाकर एक बार देखना होगा। इस प्रोसेस को जब आप करते हैं तो आपके 2 घंटे लगते हैं। 3 घंटे का पेपर दिया, 2 घंटे आपने दे दिए, आपको अब रेस्ट लेना है, थोड़ी देर आराम करिए, सो जाइए। सो जाना या अपनी मम्मी से बातें करिए। मम्मी से, आप बेटा हो या बेटी, लेकिन मम्मी से जब आप बातें करते हैं तो मम्मी इस बात का विशेष ख्याल रखती है कि आपको तनाव ना होने पाए। आप दोस्तों से अगर मोबाइल पे बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी तैयारी के बारे में सुनकर आपके अंदर तनाव बहता होगा। तो इसलिए मम्मी से बातें करिए, क्या बनाया, मम्मी आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो संभव है वो बना रही होंगी, उसे खाइए और न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखिए। मेडिटेशन जैसी भूमिका में आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठिए या सो जाइए। अब उठिए, शाम को 5 से 8 एक और पेपर दे दीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, इसलिए मजबूरी है कि एक ही दिन में 2 पेपर एक विषय की तैयारी के लिए। बिल्कुल। अब आपने आज मान लीजिए फिजिक्स की आप तैयारी कर रहे हैं, सुबह एक पेपर दिया और शाम को दूसरा दिया, दूसरा भी रैंडम सैंपलिंग से आपने चुना है। अब सेम प्रक्रिया को आपने वापस दोहराया, स्टार्ड और डबल स्टार्ड क्वेश्चन को आपने रिपीट कर लिया। आपके पोर्शन और पोजीशन दोनों क्लियर हो गए कि कहां कुछ लैकुना है, कहां मैं कॉन्सेप्चुअल मिसफ्रेमिंग का शिकार हूं, और कहां मुझे यकीन हो जाना चाहिए कि ये उत्तर तो मैं दे ही देता हूं। बिल्कुल। ये शाम को जब आप सोने के लिए जाने लगेंगे, उससे पहले आप आत्मविश्वास से भरे होंगे कि जो चीज आपको आती थी वो यकीनन आप ठीक उत्तर दे रहे हैं। बहुत है। जो कमजोर थी उन्हें आपने सही कर लिया है, जो कॉन्सेप्चुअल मिसफ्रेमिंग थी वो आपकी ठीक हो गई। बहुत ही अहम। आपकी बात से जो निकल के आया वो ये कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी तैयारी का, और माननीय मोदी जी भी यही कहते हैं कि रिवाइज एंड बिकम वाइज। आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा वाइज बनेंगे, और हर बच्चे की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है तैयारी करने की। और माननीय मोदी जी ने जो एग्जाम वॉरियर्स बुक है, उस बुक में भी उन्होंने कहा है कि हर बच्चे की तैयारी करने की अपनी स्टाइल होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई अपना दूसरे का स्टाइल फॉलो करे, क्योंकि रूटीन, आपकी आदतें, आपका इंटरेस्ट, जो कुछ भी है, अपनी स्टाइल डेवलप करें तो तनाव शायद कम होगा। और दूसरा वो ये भी कहते हैं कि आप अपनी स्टाइल को इनोवेट करें, तरीका अपना निकालें। मुकेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बच्चे बहुत सारे प्रेशर को हैंडल करते हैं, जैसा कि अभी स्ट्रेटेजी की भी बात आई, आप किस तरह से हैंडल करती हैं जब बच्चे, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चों का माइंडसेट और पेरेंट्स का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता है, तो पेरेंट्स के साथ आपका कनेक्शन किस तरह से होता है कि बच्चा अगर स्कूल नहीं आ रहा है या बच्चा किसी तरह की कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति में है, तो आपका क्या वहां पर भूमिका होती है? सरकारी स्कूल में बच्चों को, जैसे बच्चे कई बार थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, स्कूल नहीं आते हैं, तो हम अपने व्यक्तिगत प्रयास भी करते हैं। मैं खुद बच्चों को ग्रुप में मैसेज डालती हूँ पेरेंट्स के लिए कि भाई आप बच्चे को भेजें, आप बच्चे कोई समस्या है तो आप हमसे मिलें, आके किसी भी समय आके मिल सकते हैं। और विद्यालय में क्या है, एसडीएमसी एक होती है, कमेटी होती है, तो हमने उन लोगों को भी इसमें जोड़ रखा है, क्योंकि ऑलराउंडर होते हैं वैसे तो वो, लेकिन हम उन लोगों को एरिया वाइज लिस्ट दे देते हैं कि आपके मोहल्ले के ये बच्चे हैं, थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं, कम स्कूल आ रहे हैं, आप इनके पेरेंट्स को मोटिवेट करें, बच्चे को मोटिवेट करें। कोई समस्या है बच्चे की अंदरूनी, ऐसा कि बच्चा कुछ कह नहीं पा रहा है खुल के हमसे, तो अलग से आके बात करें पेरेंट्स। किसी भी तरह की समस्या है, आर्थिक समस्या है कोई, या कोई और पारिवारिक समस्या है, तो आप खुले रूप में आए, क्योंकि हमने पीटीएम को एक दिन का पीटीएम नहीं कर रखा है। बहुत अहम, बहुत अहम। हमने
खुला कर रखा है कि आप जिस दिन आपको मौका मिले आप उस दिन बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में जानें, समस्या के बारे में हमसे डिस्कस करें। कोई समस्या है तो मिलजुल कर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। रोजमर्रा में भाग दौड़ अपने सुबह से शाम तक के लिए पेट भरने के लिए भी एक जरूरी काम होता है उनके लिए। तो इस तरीके से हम उनको काफी मोटिवेट करते हैं और वो मानते भी हैं। और मैं या एसडीएमसी मेंबर ही नहीं, मेरे विद्यालय के हर टीचर इस काम में जुड़ा रहता है। बहुत है। क्योंकि जहां भी जाना होता है तो जेंट्स स्टाफ है या लेडीज स्टाफ जो भी है वो अपनी गाड़ी लेके खुद जब पेरेंट बच्चे के पास चले जाते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि वो बच्चे ने जो मोबाइल नंबर दे रखा वो चेंज हो गया या किसी कारण से वो स्विच ऑफ आ रहा है, तो हम पर्सनली भी घर जाकर भी उसके बात कर लेते हैं कि भाई क्या बात है, बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। कोशिश करते हैं कि उसका जुड़ाव विद्यालय से लगा रहे, वो किसी भी तरीके से शिक्षा से वंचित ना हो। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, हम आज बात कर रहे हैं शिक्षा, सहयोग और सफलता टॉपिक पर, और इस विषय पर हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, सुधीर तोमर जी और मुकेश कुमारी जी। और सबसे अहम बात ये कि आप दोनों पति पत्नी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप सुधीर जी, आप तो फिजिक्स के टीचर हैं और मुकेश जी आप इंग्लिश के टीचर हैं, तो आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री कैसे हुई, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप मैनेज करते हैं चीजों को। विज्ञान जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है जी। और भाषा सहेजने का एक माध्यम है। तो भाषा और विज्ञान दोनों जब साथ चलते हैं तो केमिस्ट्री अपने आप बन जाती है और अच्छी बनी हुई। जी जी, बहुत अहम। दोनों आप माता पिता भी हैं और टीचर भी हैं, बहुत अहम। तो टीचर की क्या भूमिका आप महसूस करते हैं? मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ इसी विषय पर। एक बच्चा अपने टीचर से कह रहा है कि मेरे सामाजिक संस्कार कैसे भी हों जाने दीजिए, मैं आपसे मिले संस्कारों को जीना चाहता हूं। मैं मिट्टी हूं, तुम कुम्हार, जैसे ढालोगे ढल जाऊंगा। मैं भेड़ हूं, तुम चरवाहा, जैसे हाँकोगे चलता जाऊंगा। इससे स्पष्ट होता है कि जब एक माता पिता एक बच्चे को शिक्षक के हाथों में देते हैं, एक विद्यालय में उसका प्रवेश कराते हैं, तो वो ये मान के चलते हैं कल मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा वाली भावना पैदा होती है। अगर अच्छे शिक्षक हैं तो यकीनन ये बात पूरी हो जाती है। बहुत अहम। तो मैं मुकेश जी आपसे जानना चाहूंगी, आप मदर भी हैं, ये दबाव बच्चों के जरिए आप भी महसूस करती होंगी, और समाज का जो दबाव है बच्चों पर, वो किस तरह से कम किया जाए कि इस तरह का कंपैरिजन बच्चों को कहीं ना कहीं तनाव दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से? आपके मैं इस बारे में जानना मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि मेरा बच्चा मेरा है, मैं किसी और से उसकी तुलना नहीं करूं, क्योंकि मेरे बच्चे की क्षमताओं को मैं जानती हूं। तो मैं उसी के अनुसार बच्चे का सहयोग करूं, उसके साथ खड़ी हूं, ना कि किसी दूसरे के पड़ोसी के बच्चे से मैं कंपेयर करूं कि उसने तो इतने परसेंट लिया। मेरे बच्चे की जितनी क्षमता है मैं उसके अनुसार उसको ढालूं, उसके साथ खड़े होकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। अगर मैं कंपेयर करूंगी तो निश्चित रूप से बच्चा डिप्रेशन में आएगा और यही कहेगा कि भाई मैं वो नहीं हूं जो आप बनाना चाहते हैं, या उसकी तरह नहीं हूं जो वो बनना चाह रहा है। मैं हूं जो मैं बनना चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत अहम बात कही कि अपने बच्चे को मदर फादर से ज्यादा तो कोई भी नहीं जान सकता। और कम से कम इसी में एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। प्लीज इस आधुनिकता की दौड़ में और ये जो न्यूक्लियर फैमिली का दौर आया है, हम चाहते हैं कि हमारा एक बच्चा जो हमारे पास है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व बन जाए। मतलब हमारे अधूरे सपनों को हमारा बच्चा पूरा करेगा। अपने सपनों को उस पर आरोपित करके पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। हो क्या रहा है, मैं एक लाइन में अगर ये कहूं कि आज के जो युवा अभिभावक है वही इस बात की गारंटी है कि वो भविष्य में बुजुर्ग अभिभावक के रूप में सफल होंगे या नहीं, या सुकून से रहेंगे अथवा नहीं। क्या होता है कि पहले होता यह था कि एक अच्छे स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो जाए तो 12-14 साल के लिए माता पिता संतुष्ट हो जाते थे कि अब इसके कॉलेज की टाइम में सोचेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि वो सिर्फ साल भर नहीं, महीने भर नहीं, वो हर हफ्ते में स्कूल जाने लगे हैं और ये पूछने लगे कि मैम आपने इसे सेकंड बेंच पे क्यों बैठाला, मैम इसे डिबेट में ले लो ना, मैम आप इसे डांस में जरूर लो। ये जो भावना पैदा हम बच्चों में कर रहे हैं और सिफारिशें लगा के मैम पे दबाव डाल करके हम बच्चे को आगे पुश कर रहे हैं, ये हम पुश नहीं कर रहे हैं।
उसको सहभागिता की जो भावना, सहोदरशिप, पीयर ग्रुप मेंबरशिप जो डेवलप होनी थी, हम उससे दूर कर रहे हैं। वो अपने ही साथियों में अलग होता जा रहा है। और कल वो उनके उस एहसास से कि जब हम दरअसल उसे हर दिन जीतते हुए देखना चाहते हैं। बिल्कुल। हम ये देखना पसंद नहीं कर रहे कि किसी दिन वो गिर जाए, हार जाए। जी। जब तक वो हारेगा नहीं, उसे जीतने के सुकून का एहसास ही नहीं होगा। बहुत अहम बात और आपने ये कही है, बहुत एहसास माता पिता को करना होगा कि बच्चा हारे तो भी दुलारो और उसे बताओ कि जीता कैसे जाता है, बजाय इसके कि हर बार जीतने पर उसे बकअप करो और चॉकलेट खिला दो। बहुत अहम। और जीवन में सफलता के लिए हारना भी उतना ही मायने रखता है जितना जीतना। बहुत अहम बात कही सुधीर जी आपने। मुकेश जी, आपसे भी जानना चाहूंगी कि शेयरिंग बहुत कम हो गई है। जो टीनेज बच्चे हैं, टीनेज बच्चे चीजें अपने आप छुपाने लगे हैं। अगर वो पढ़ाई में भी कमजोर हैं तो वो माता पिता को शेयर नहीं करेंगे, और एक जो लाफ्टर वाला जो फील होता है ना, वो कहीं ना कहीं खोने सा लगा है। तो घर परिवार में कितना जरूरी है परिवार के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, चाहे वो लड़का है या चाहे लड़की है, उसकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो परिवार बिना जज किए उन्हें सुने। इस बारे में आप क्या कहेंगे? परिवार को उसकी बात सुननी चाहिए और उसको टटोलना चाहिए कि अगर बच्चा गुमसुम है तो क्यों है, आज ये अपने कमरे से इतनी देर में क्यों निकला है, क्या कारण है, और आज इसने हमसे बात क्यों नहीं की है, आज इसने खाना खाने से मना क्यों कर दिया है। तो ये हमें बच्चे का इस तरह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा गुमसुम है तो उसको थोड़ा सा टटोलें, मोटिवेट करें, प्यार से दुलारें कि भाई हुआ क्या है। हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं वो ना हो, हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं, बच्चा तनाव में हो सकता है, उसको नॉर्मल प्रोसेस में हो। तो हमें शेयरिंग हमारे लिए बच्चों के साथ, घर भी हो, घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी, और मैं कहूँ मेरे विद्यालय में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अहम। चाहे बेटा हो या बेटी, पेरेंट्स का रोल जो लगता है वो ये कि बिना जज किए सुने। कई बार ऐसा होता है बच्चा शेयर भी करना चाहता है, लेकिन वो पापा मारेंगे मुझे, या मम्मा डांटेगी, या मम्मा किसी और को कह देंगी, तो वो एक फियर उसके मन में होता है, जज किया जाएगा, तुम तो ऐसे हो, तुम तो इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं शेयरिंग से बचाती हैं। सुधीर जी, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? एक्चुअली माता पिता सुनना छोड़ चुके हैं, वो सिर्फ सुना रहे हैं अपने बच्चों को। बेटे कैसी हुई पढ़ाई, क्या रैंक आया, कब टेस्ट है, प्रिपरेशन कैसी है, बताओ कोई कॉपी वॉपी खत्म तो नहीं हो गई, लाना तो नहीं है कोई सामान। वो सुविधा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका की पूर्णाहुति समझ रहे हैं। हो यही रहा है। अगर जैसा कि मैडम ने कहा, अगर बच्चों को टटोला जाए, मन में झांका जाए, आज इसने खाना कम क्यों खाया, आज इसने चुप क्यों है, आज ये चुपचाप अपने कमरे में सीधा क्यों चला गया, आज इसने बैग पटक के क्यों फेंक दिया, तो शायद कोई समस्या रहे ही नहीं बच्चे के जीवन में। लेकिन हो उल्टा रहा है। हम जब वो बैग पटकता है तो हम उसे बैग को सही न रखने की बात पर डांट देते हैं। जब वो खाना कम खाता है तो तुम्हारे नखरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, ये कह के डांट देते हैं। जब वो चुप चुप होता है, तुम्हारा तो दिमाग ही पता नहीं कहाँ है, ये कह के डांट देते हैं। हम उसकी गतिविधियों को नोटिस लेकर के उनका समाधान करने के स्थान पर उनको लगातार पीड़ित कर रहे हैं। बिल्कुल। सुधीर जी, यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि ये जो सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं बिहेवियर पैटर्न है जिसको पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं कि एक जो टीन एज बच्चा है उसके बिहेवियर के ये पार्ट हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस तो हमारे ना तो एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है और ना ही हमें कहीं सिखाया पढ़ाया जाता है कि बच्चे के इमोशंस को कैसे समझना है और अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्या इसमें भी इमोशनल इंटेलिजेंस पर फोकस किया गया है ताकि बच्चे अपने इमोशंस को मैनेज कर सकें और पेरेंट्स भी और टीचर्स भी बच्चों के इमोशंस को मैनेज करें? क्योंकि हम देखते हैं जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वो ये कहते हैं कि नौकरी के लिए आपको आईक्यू की तो जरूरत है, आईक्यू से आप नौकरी तो ले लेंगे, लेकिन नौकरी में अगर टिके रहना है तो इमोशनल क्वोशंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक्चुअली सनातन संस्कृति जिसके हम लोग सदस्य हैं या जिसको हम पालन करते हैं, मानते हैं, वह ईक्यू पर ही टिकी हुई है, इमोशनल क्वोशंट पर। हमारा इतिहास, हमारी गौरवशाली गाथाएं, सारी की सारी युद्ध और सारी की सारी संधियां ये हुई ही इमोशनल क्वोशंट के आधार पे हैं। हमारे गुरुकुल का कॉन्सेप्ट इमोशनल क्वोशंट पर ही टिका हुआ था। हमारे माता पिता के अच्छे संबंध, बच्चों के साथ अच्छा उनका तालमेल, ये ईक्यू के बगैर संभव ही नहीं है। ईक्यू एक हिडन टैलेंट है या एक हिडन स्किल है जो हम सबके अंदर है, लेकिन कहीं अक्सर इस अद्भुत भागदौड़ भरी जिंदगी के तनावों के बीच में हम उसे भुलाए दे रहे हैं।
हमें याद रखना होगा कि हारना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीतना। बिल्कुल। और हारने के समय बच्चे के भावों को समझ करके उसे अगर हम मोटिवेट कर पाए तो जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण होगी वो हार, क्योंकि अब वो आगे जीवन में नहीं हारेगा। और हार को भी अगर नए कंटेक्स्ट में हम समझे तो हार नहीं है, वो सीखने की प्रक्रिया है। हाँ। जब तक हारेंगे नहीं हम सीखेंगे नहीं। जैसा कि एडम स्मिथ का भी हमने देखा है कि 10,000 तरीके वो खोजे जिनसे रोशनी नहीं आ सकती। बल्ब तो एक अटेम्प्ट में हुआ, लेकिन उससे पहले के जो अटेम्प्ट थे वो लर्निंग प्रोसेस था। तो ये लर्निंग प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो टीन एज बच्चे हैं अक्सर रिटेलिएशन की उनमें बहुत ज्यादा आदत होती है, हर चीज का विरोध करते हैं बच्चे। पेरेंट्स अगर गाइड भी करेंगे या टीचर्स भी गाइड करेंगे तो वो विरोध करते हैं, और कई बार वो अपने अंदर के तनाव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि वो अपने तनाव को एक्सप्रेस करें और टीचर्स भी उस चीज को समझें कि बच्चा तनाव में है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? बच्चे की जो आदतें हैं, विद्यालय जब वो आता है तो अलग होती हैं, और जैसे जैसे पढ़ाई का प्रेशर आता है तो उसकी आदतों में थोड़ा सा बदलाव आता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ उसकी प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसका यही है कि हम टीचर भी उसकी चीजों को समझे और उसको जाने, और अगर समझने के बाद उसको लगता है कि बच्चा कहीं समस्या में है, अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहा है, तो टीचर या संस्था प्रधान को उन पेरेंट्स काउंसलर की भूमिका में आना पड़ेगा। और ये काउंसलर की भूमिका में पेरेंट्स को भी शामिल करना पड़ेगा कि वो भी सामने रहें, जिससे कि हम फेस टू फेस उसके सामने बच्चे की क्या समस्या है, आप क्या समझ रहे हैं, आपको कैसे इस बच्चे का सहयोग करना है। तो इसलिए हमें उस रूप में खड़ा होना पड़ेगा बच्चे के साथ। जी, बहुत अहम। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दोनों ही टीचर जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित हैं। सुधीर जी जो हैं वो राष्ट्रीय अवार्ड से, जो टीचर्स का जो राष्ट्रीय अवार्ड है उससे नवाजे गए हैं 2011 में, और मुकेश जी को राज्य स्तर पर और डिविजनल स्तर पर भी बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। दोनों को ही लगभग 25 से ज्यादा सालों का अनुभव है, आप शिक्षण कर रहे हैं। सुधीर जी, हम कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, आप दोनों से ही मेरा सवाल है अपने अपने व्यूज में कि एक बच्चे की 360 डिग्री अप्रोच कैसे डेवलप हो ताकि ये तनाव, डर, ये सारी चीजें पीछे रह जाए और एक उत्सव बन जाए। परीक्षा उत्सव ही है जी। बस हमें बच्चे को ये एहसास कराना है। मूल बात देखिए, बच्चे के व्यक्तित्व के विकास को लेकर के जैसे अभी बात हो रही थी, मैं छोटे में समझाता हूँ कि 10वीं तक बच्चा माता पिता जो कहते हैं उसे वो गीता की बात की तरह से मान लेता है, लेकिन जब वो 11वीं और 12वीं में आता है तो पीयर ग्रुप मेंबर उसके डेवलप होने लगते हैं, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इस तरह से होता है कि वो दोस्तों की बातों को ज्यादा तवज्जो देता है माता पिता की तुलना में, और अब वो पहली बार स्वतः अपने स्तर पर कुछ निर्णय लेने लगता है कि क्या मुझे पसंद है, क्या मैं चाहता हूं। लेकिन हो ये रहा है दुर्भाग्य से माता पिता शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव में बच्चों के निर्णय लेने की क्षमता जो विकसित हो सकती थी 11वीं और 12वीं अर्थात 16 से 18 वर्ष की आयु के दौरान, उस समय स्कूल से निकालकर उन्हें डमी स्कूलों में एडमिशन दिलाते हैं जहां वो जाते एक और चीज क्या, टेक्नोलॉजी और एआई भी इसमें रोल अदा कर रहे हैं। तो हो ये रहा है कि बच्चों का जो स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता, अच्छा और बुरा पहचानने की क्षमता विकसित होने वाली थी, वो डमी स्कूल की भेंट चढ़ गई जहां वो जाएगा ही नहीं। तो अब वो सफल होकर के किसी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, आईएएस तो बनेगा, लेकिन उसे निर्णय लेने की अपने ऊपर आत्मविश्वास जो डेवलप होना था वो नहीं हुआ, खत्म हो गया। और वो नहीं हुआ तो आज चारों तरफ देश में जो युवाओं में तनाव व्याप्त है उसके पीछे ये बहुत अहम कारण है। माता पिताओं को समझना होगा कि कैरियर में सफल व्यक्तित्व तो चाहिए घर में अपने बेटे या बेटी के रूप में, या जीवन में सफल, और कैरियर में सफल व्यक्ति जीवन में सफल व्यक्ति से निश्चित रूप से बहुत अलग होता है। कैरियर में सफल किसी भी एक काम को करता है, उसे करवाया जा सकता है, उससे उसमें अच्छा कर सकता है, लेकिन उसे कहना पड़ता है कि आप अब ये आपका टारगेट है, अब ये आप करेंगे। जबकि जीवन में सफल स्वतः करता है, उसे कोई बताता नहीं कि ये करो, और वो आनंददायी प्रक्रिया के रूप में करता है और जीवन सफल इस तरह से हो जाता है। मेरी माता पिता से यही अपेक्षा भी है। बहुत अहम बात आपने कही है कि बच्चा जीवन में सफल हो, और जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा तो एक हिस्सा है जीवन का, और ऐसी अनेकों परीक्षाएं होती है, न सिर्फ एक आपके एजुकेशन सिस्टम की परीक्षा, जीवन की तमाम परीक्षाएं जो है वो पास कर सकते हैं। मुकेश जी और सुधीर जी, आप दोनों ने बहुत ही अहम बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। इससे न सिर्फ पेरेंट्स, स्टूडेंट्स भी जो सुनेंगे और जो भी टीचर्स हैं वो भी
भी सुनेंगे वो जरूर इंस्पायर होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की जिस टेक्नोलॉजी के दौर में हम हैं, जिसमें एआई को ही अपना सब कुछ मान रहे हैं बच्चे, एआई सिर्फ एक असिस्टेंस है और तनाव को मैनेज करने के लिए एआई के खुद को हवाले ना करें, एआई को अपना असिस्टेंट बना लें और अपनी फैमिली के साथ जुड़े। अपनी फैमिली के साथ जो क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली तनाव तो छू मंतर हो जाएगा और फिर ये एक परीक्षा क्या, जिंदगी की कोई भी परीक्षा आप चुटकियों में पास कर लेंगे। और सबसे अहम, जाते जाते एक अपील आपसे करेंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो बुक है एग्जाम वॉरियर्स, वो आप जरूर पढ़ें और न सिर्फ स्टूडेंट पढ़ें इसे, टीचर्स भी पढ़ें और माता पिता भी पढ़ें ताकि बच्चों को वो अच्छे से गाइड कर सके। फिलहाल हम इजाजत लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।